पावर्स में भी कुछ फर्क है विधायकों की? देखें, जिसको काम करना है उसको काम करना है, तो जो नहीं कर सकता वो इन शब्दों उसके में लिए आता ये है। मैंने कहा excuse। जम्मू कश्मीर की एक विडंबना रही है कि पॉलिटिक्स ऑफ डुप्लिसिटी, डेमागोगी, दो बात, सब्ज बाग दिखाना, सिर्फ बोलना, होना कुछ नहीं उसमें। देव सिंह उस समय एमएलए थे और बहुत उनको चैलेंज करना भी बड़ा एक मतलब हिम्मत भी जुटानी थी, बहुत बड़ा चैलेंज था। नहीं, हिम्मत की ऐसी कोई बात जी। तो जब वो एक तो दो इंसिडेंट हुए, मैं एक नया लॉ स्टूडेंट, वो कहते हैं यंग एंड आई वांट टू चेंज द एंटायर वर्ल्ड, मैंने कहा मेरे क्षेत्र में क्या हो रहा है। तो मैंने अपने लोगों के साथ, युवाओं के साथ सलाह की, हमने इंडिपेंडेंट सोचा कि लड़ना है, हमने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। और जो विपक्षी दल था, अब नाम बार बार लेना ठीक नहीं, उन्होंने कोई ऐसे कोई टिप्पणियां मंच से जाके की, तो मैंने कहा अब तो सियासत में मैंने कहा अब तो इसको तो उखाड़ के फेंक दी। बनी वेव बदल रही थी, नहीं वेव कुछ नहीं बदल, नॉट एट ऑल वेव के साथ हम बदलने वाले लोग नहीं हैं, बट मैच फिक्सिंग हो गया था कि आरएस पठानिया, रणबीर सिंह पठानिया को टिकट नहीं लेने देनी, या नहीं जीतने, बस दैट्स ऑल। मैच फिक्सिंग था, ना लेने देंगे ना जीतने देंगे, दैट्स ऑल। इट इज टाइम टू से गुड बाय टू कांग्रेस। एक मनी और मसल पावर का एक बहुत बड़ा माहौल था रामनगर में, जनता ने बस्ट किया ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ। ये माफिया दिखाई नहीं देगा उधमपुर में, इनको रातों की नींद इनकी हराम हो गई है। स्टेटहुड के रेजोल्यूशंस को या उसको भी अपोज करेंगे? देखिए, यह कानूनी पद्धति या इवन कॉमन सेंस पर जिसका कोई बेसिस नहीं, तो उसको सपोर्ट करने का मतलब कोई नहीं होता। उमर अब्दुल्ला सरकार को कैसे देखते हैं आप? विजनलेस, एजेंडालेस, डायरेक्शनलेस। ये अभी तक जमीन पर समझ ही नहीं पा रहे कि हमारी सरकार है, हमारा हुकूमत है, जो करना हमें ही करना है। तो ठाणे साहब, बहुत देर से इंतजार हो रहा था कि कभी आपका एक इंटरव्यू करें, कोई स्पेशल इंटरव्यू। रूटीन में तो बहुत बार बात होती है, मगर शायद टाइम नहीं मिल पा रहा था। आपका व्यस्तता बहुत ज्यादा रहती है। जी, ऐसा नहीं, अपना क्षेत्र जो विधानसभा क्षेत्र, उस विधानसभा क्षेत्र में आना जाना, और उसके बाद फिर आपको पता विधानसभा भी थी पिछले दिनों, तो किसी वजह से नहीं क्लिक कर पाए। तो हमें भी अच्छा लगा, इंतजार कर रहे थे आपके साथ बैठ के वो अच्छी बात है कि आप व्यस्त रहते हैं, क्योंकि लोगों ने आपको चुना, और मुझे लगता है एक विधायक का लोगों के बीच रहना, जनता के बीच रहना बहुत जरूरी है। ये हमारा प्रोग्राम है स्ट्रेट ड्राइव, जो वीकली चलता है, और स्ट्रेट ड्राइव का नाम का मतलब यही है कि हम सीधे सवाल करते हैं। और वैसे तो आप वकील हैं, तो हो सकता है घुमा के भी जवाब दें, तो कोशिश करेंगे कि सीधे निकले। हम सीधे सवाल का सीधा जवाब देंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जे.एंड.के फुल स्टेट में भी आप विधानसभा में चुने गए और विधायक बने, और अब जे.एंड.के यूटी में भी, कितना अंतर देख रहे हैं? कुछ फर्क है? डिफरेंस तो है, चूंकि वर्ष 2014 में जम्मू कश्मीर फुल फ्लेज रियासत थी, जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था, जम्मू कश्मीर का सेंटर के साथ रिलेशन का एक पैरामीटर, एक मापदंड अलग था। अब जम्मू कश्मीर और सेंटर के रिलेशन को गवर्न करने के लिए हमारा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, और उसके बाद भी संवैधानिक पद्धति है। जम्मू कश्मीर का संविधान नहीं है, तो फर्क तो है उसमें, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं। पावर्स में भी कुछ फर्क है विधायकों की? देखें, जिसको काम करना है उसको काम करना है, तो जो नहीं कर सकता वो इन शब्दों में आता है। मैंने कहा जो पहला सिस्टम था उसके भी अपने इन्स थे, अपने आउट्स थे, अपने पॉजिटिव थे, अपने नेगेटिव थे। इस सिस्टम में भी कुछ प्लस हैं, कुछ माइनस भी हैं, तो जिसको काम करना वो प्लस को लेके काम करता है, ऐसा कुछ नहीं। कॉन्स्टिट्यूएंसी भी आपकी बदली, बहुत सारे लोगों की बदली, क्योंकि डिलिमिटेशन हुआ। आप रामनगर से अब उधमपुर ईस्ट हो गए, तो कितना एरिया रामनगर का आया आपके पास? तकरीबन आधा एरिया। अच्छा, रामनगर विधानसभा का। रामनगर जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी विधानसभा थी जी, और बिगेस्ट नंबर ऑफ पोलिंग बूथ्स जो पूरे जम्मू कश्मीर में वो रामनगर के थे। आज रामनगर को डिवाइड करके रामनगर का उधमपुर ईस्ट जो है, इसमें आधा एरिया तकरीबन पुराने रामनगर का है, आधा एरिया उधमपुर का, कंबाइंड उधमपुर, चनैनी और कटरा रियासी का, वो तीनों में डिवाइडेड है। मुझे लगता है टफ टेरेन रामनगर वाला ज्यादा था। जी। अब वाले एरिया में किस तरह के इश्यूज हैं उधमपुर ईस्ट के? क्योंकि नई कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है। मैंने कहा कि नई क्षेत्र, नई विधानसभा में जिला तो एक ही है, लेकिन फिर भी इश्यूज में थोड़ा डिफरेंस रहता है। रामनगर एक हेडक्वार्टर था, म्युनिसिपैलिटी थी, उसके आगे पीछे बाकी ग्रांट्स ऑफ रोलिंग थे। ये बिल्कुल एक प्योरली एक रूरल विधानसभा है, और इस रूरल विधानसभा में म्युनिसिपैलिटी कोई नहीं है। इस रूरल विधानसभा में पिलग्रिमेज टूरिज्म का बड़ा स्कोप है। यहाँ पे बटलबालियां वाली इंडस्ट्रियल एस्टेट है, और तजूर वाला भी इंडस्ट्रियल एस्टेट है, तो उनमें लोकल युवाओं को कैसे इन्वॉल्व किया जाए। तजूर वाली अभी इंडस्ट्रियल एस्टेट जो है वो चल नहीं पाई है, लेकिन बटलबालियां वाली चल रही है, तो वहां पे लोकल्स को कैसे इन्वॉल्व किया जाए। या जैसे वो रेड इंडस्ट्रीज है बटलबालिया में, मैंने सरकार से बात की है, जो पोल्यूट कर रही है, वहां के पानी को पोल्यूट कर रही है, हवा को पोल्यूट कर रही है, और कहीं ना कहीं वहां के माहौल को भी खराब कर रही है। तो उन इंडस्ट्रीज का भी एक
एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एक प्लान के मुताबिक उनको कैसे डील करना, उसके ऊपर भी देखा जाएगा। आप एक लर्नड पॉलिटिशियन हैं, क्योंकि एडवोकेट भी हैं पेशे से, तो अच्छी तरह से संविधान को भी जानते हैं, चीज़ों को भी समझते हैं, और लंबे समय से पॉलिटिक्स में भी हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि आपके पिताजी भी सियासत में थे और आपने वहां से भी सीखा और स्टूडेंट टाइम में से भी थे। तो उस हिसाब से देखा जाए 2016 में बेस्ट विधायक का भी आपको अवार्ड मिला था जी। अभी भी उस तरीके से काम किया जा रहा है विधानसभा में भी, कम से कम बेस्ट लेजिस्लेटर का अवार्ड भी लेना है और उसके लिए भी कुछ कुछ खास चीजों पर ध्यान दिया जाए। देखें, ये बेस्ट लेजिस्लेटर जो अवार्ड है, ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है। एक बार मिल गया तो दोबारा आपको मिलेगा नहीं है। लेकिन आपने ठीक कहा कि वो व्यक्ति ही क्या, वो मनुष्य ही क्या जो अपनी एक प्रोग्रेस को लेके चिंतित ना हो। तो देयर इज ऑलवेज ए रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो हर रोज एक नया करने की मंशा, और हर शाम को कि इसको इम्प्रूव करके अगले दिन और अच्छा करेंगे। तो मुझे लगता है दिस इज द बेसिकली द इनडोमिटेबल ह्यूमन स्पिरिट। और ह्यूमन स्पिरिट, और जैसे नरेंद्र मोदी जी कह रहे संकल्प से सिद्धि, तो वो सिद्धि का एक पैरामीटर हर शाम को एक, मैंने कहा नया रहता है, सुबह एक नया रहता है। उस वो संकल्प से सिद्धि प्राप्त हो, अच्छा कर पाए, बेटर कर पाए, लोगों को डिलीवर कर पाए, ऐसा इंस्टीट्यूशन, ऐसा सिस्टम, ऐसी पद्धति, ऐसी प्रणाली तय कर जाए जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों का फायदा हो, बेनिफिट हो, राष्ट्रवाद जम्मू कश्मीर में मजबूत हो, नेगेटिव नकारात्मक ताकतें हाशिया पर रहें, पॉलिटिक्स ऑफ ट्रूथ, पॉलिटिक्स ऑफ रियलिज्म। यहाँ पे जम्मू कश्मीर की एक विडंबना रही है कि पॉलिटिक्स ऑफ डुप्लिसिटी, डेमागोगी, दो बात, सबसबाग दिखाना, सिर्फ बोलना, होना कुछ नहीं उसमें। तो ये सभी बातें मुझे लगता है एक हर पॉलिटिकल आदमी को एक रोजमर्रा की जिंदगी में, बल्कि रोजमर्रा के उसको पॉलिटिकल सफीर में उसको कन्फ्रंट करना पड़ता है। मैंने, आपने फर्क ही पूछा, पिछली बार से ज्यादा फाइनेंशियल पुश है इस पर। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में या यूटी मतलब काम करने का स्कोप ज्यादा है, काम करने का स्कोप ज्यादा है। तो इन पुश में नई स्कीम, नए प्रावधान, मोदी सरकार खासकर बहुत ही पब्लिक फ्रेंडली एक स्कीम्स यहाँ पे लेके, उन स्कीम्स को अपने क्षेत्र में इम्प्लीमेंट करना और वो आखिरी पंक्ति में आखिरी व्यक्ति को उसका फायदा देना, उसका बेनिफिट देना, ये हम सब की प्राथमिकता भी रहती है और वचनबद्धता और कटिबद्धता भी रहती है। आरएस पठानिया एक यंग एडवोकेट, एक यंग एमएलए, उनको तो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग भी जानते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग भी जानते हैं। हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि रणधीर सिंह पठानिया, जो बेसिकली आपका नाम है रणधीर, सियासत में आने कैसा हुआ, मतलब कैसा था आपकी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ? शुरू से सोचा था कि पॉलिटिशियन बनना है एब्सोल्युटली, या कुछ और था? कभी नहीं सोचा। अच्छा, कभी सोचा नहीं, कभी सपना नहीं आया कभी कि राजनीति में आऊंगा, टिल मैंने अपना लॉ पास किया अपना। अच्छा। तो पहले तो मन था कि सिविल सर्विसेज में जाएंगे, लेकिन जैसे ही लॉ किया और कोर्ट में आना जाना शुरू हुआ, तैयारी तो चलती थी वहां सिविल सर्विसेज की, तो फिर थोड़ा माइंड डेविएट हो गया। अच्छा। बेसिकली तो अपने बचपन से ही, स्कूल डेज से ही लिखने पढ़ने का शौक था, और वो लेख लिखने, कविताएं लिखने, एडिटोरियल लिखने, रीड पेजेस लिखने, नैरेटिव्स लिखने, अच्छा, एनेक्डोट्स लिखने, अब प्रोफाइल लिखने नेताओं के, तो अखबारों में रहता था अपना एक शौक। तो ये सिविल सर्विसेज अल्टीमेटली स्वर होकर डिसाइड कर दिया कि अब तो प्रैक्टिस ही करना है, वकालत ही करना है। और आज कोई खास लक्ष्य था वकालत करने का भी कि मैं, मतलब ये चीज के खिलाफ लड़ना है, कोई ऐसी चीज? वकालत का मेन लक्ष्य यही था। अच्छा। मेरा मानना है कि 90% जो लिटिगेंट्स हैं, जो लोग हैं, वो सफर करते हैं एक लीगल, एक प्रॉपर काउंसिल की वजह से, एक लीगल एडवाइस की वजह से, और प्रॉपर लीगल एक गाइडेंस की बात करें। ऑफिसर्स भी उनके साथ अन्याय करते हैं, पुलिस भी करती है, एडमिनिस्ट्रेशन भी करती है, बहुत बड़ा स्फीयर है। मान लीजिए डीडी बासु का जजमेंट है तो पूरे देश की पुलिस को सिखाया है हाउ पुलिस शुड बिहेव। मान लीजिए मेरे क्षेत्र से भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, तो पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक नया बेंचमार्क, एक नया बैरोमीटर तय किया। मेरा फैसला है संतोष चंद वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, एआईआर में रिपोर्टेड है। अच्छा। हाँ, एग्री रिफॉर्म्स एक्ट में एक नया एक प्रावधान उसमें लेके आए। मैं लड़ा राम जेठमलानी जी के विरुद्ध, जब हम लड़े वो अजीत कुमार जी का जो बेल एप्लीकेशन था। अच्छा। तो वी सेटल्ड द लॉ कि बेल ऐसे होता है, बेल रूल और एक्सेप्शन जो है, जो रिफ्यूजल जो है वो एक्सेप्शन है, लेकिन हमने कहा जहाँ हाई प्रोफाइल लोग हैं वहां पे रूल रहेगा रिफ्यूजल और ग्रांट रहेगा एक्सेप्शन। तो आपके स्वभाव के हिसाब से लॉयर जो प्रोफेशन था वो था?
कि लड़ना लोगों को हक के लिए, या फिर अपनी नॉलेज को बढ़ाना, चीजों को जानना समझना, फिर पॉलिटिक्स में आना फिर कैसे हुआ ये? फिर अपना यही था कि लॉ ऑफ द लैंड यहाँ पे, और लॉ ऑफ द लैंड से भी ऊपर आ गया जो सिविल और क्रिमिनल या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है। जी। कोई भी लॉ, कोई भी कानून सिविल, क्रिमिनल या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की ज्यूरिस्प्रूडेंस से ऊपर कभी जा नहीं पा सकता। तो वो लॉ ऑफ द लैंड कम से कम इम्प्लीमेंट हो, लोगों का कुछ, जनता का कुछ भला हो पाए, पब्लिक वेलफेयर हो पाए, ये सिस्टम, ये पद्धति, ये पूरी की पूरी प्रणाली, ये कानूनी एक व्यवस्था के तहत चले। आपकी शुरुआत कांग्रेस से हुई? जी जी। तो इंडिपेंडेंट लड़ा, कांग्रेस से नहीं हुआ। मगर आप कांग्रेस के साथ जुड़े रहे हैं शायद थोड़ी देर? मैंने पिताजी कांग्रेस में थे इसलिए। बिल्कुल ठीक है, मेरे पिताजी बहुत पुराने कांग्रेस के बहुत पुराने नेता थे। 50 वर्ष उन्होंने, मेरे पिताजी ने कांग्रेस में, मैं उनसे मिला हूँ बहुत बार। उस समय हमारी भी नई नई मीडिया में आना हुआ था, तो उनको बहुत पॉपुलर थे वो उधमपुर में, लोगों के मुद्दे बहुत उठाया करते थे। जी बिल्कुल। तो उन्होंने तकरीबन 50 वर्ष अपने कांग्रेस में दिए। मैं वर्ष 2006-7 में प्रैक्टिस करते करते ही मैंने रामनगर विधानसभा से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। अच्छा। अब जो आप ही के सवाल पे आ जाऊं कि उच्च राजनीति में कहा, क्योंकि मेरे पिताजी थे तो लोगों का आना जाना रहता है ना हमारे घर, तो हमारे वहां पे को 2-3 इंसिडेंट हो गए। वहां पे जो सिटिंग एमएलए थे, उनके जो चेले चमटे वो बड़े एक सीमा से हटके, हर्षदेव सिंह उस समय एमएलए थे, और बहुत मतलब 3 बार के एमएलए, उस समय भी बड़े, मतलब मुझे लगता है मंत्री थे 2002 में जीत के मिनिस्टर बने वो। एजुकेशन मिनिस्टर, बहुत स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, एक पावरफुल पॉलिटिशियन नेता थे, पॉलिटिशियन थे, और वहां पे रामनगर पे पूरा उनका ग्रिप था जी। और इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं कि रामनगर में उनको चैलेंज करना, वो ऐसे लगता था कि वहीं पर मैं आगे आना चाहता, ऐसे ही कोई ये कोई ऐसे। आपका 79 का बर्थ है और 2000 मतलब आप 25-26 साल के होंगे जब आपने शुरू सोचा कि उनके खिलाफ आना है। एग्जैक्टली। तो मैं आपको बता रहा था कि उनको चैलेंज करना भी बड़ा एक, मतलब हिम्मत भी जुटानी थी, बहुत बड़ा चैलेंज था। नहीं, हिम्मत की ऐसी कोई बात नहीं थी, उन्होंने वो जब मन ठान लिया तो ठान लिया। अच्छा, तो फिर आप बता रहे थे, बताइए। वहां पे 2-3 इंसिडेंट हुए। 1-2 सरकारी मुलाजमीन थे, लेक्चरर थे, उनके साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार किया गया। 2-3 लोग थे, हमारा उनको मालूम मरा। मैं लोकल वहां पढ़ा नहीं था। अच्छा। मेरा छोटा भाई वहां पढ़ा है। मुझे ड्रॉबैक था कि मैं वहां कभी रहा नहीं। अच्छा, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? स्कूलिंग जम्मू से। अच्छा, जम्मू से बाहर से हुई। मैं कभी वहां पढ़ा नहीं, तो मुझे इतना इंसाइट अंडरस्टैंडिंग भी नहीं था रामनगर का। मैंने रामनगर देखा भी चंद बारी होगा अपने मध्य पॉलिटिकल बंद बनाने से पहले, कोई एक आध बारी गया होगा अपने फादर के साथ, कि मैं जानता भी नहीं था इस एरिया को। तो जब वो 1-2 इंसिडेंट हुए, मैं एक नया लॉ स्टूडेंट, वो कहते हैं यंग एंड आई वांट टू चेंज द एंटायर वर्ल्ड, मैंने कहा मेरे क्षेत्र में क्या हो रहा है। तो मैंने अपने लोगों के साथ, युवाओं के साथ सलाह किया, हमने इंडिपेंडेंट सोचा कि लड़ना है, हमने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। अच्छा। और ये 2008 की बात है? जी 2008 की बात है। और आपने डेट ऑफ बर्थ तो मेरा बोल दिया, लेकिन बहुत बड़ा विषय मेरी डेट ऑफ बर्थ को भी लेके बनाया गया। अच्छा, वो क्या? 2 कागज, एक में अंडर एज था, दूसरे में अच्छा, ये उस समय की बात है 2008 की। 2008। अच्छा, तो ये बनाया हर्षदेव जी ने? चले। अच्छा, उस समय फिर आपके खिलाफ एक तो हर्षदेव जी थे पैंथर्स पार्टी से, अमरनाथ लैंड रो एजिटेशन भी नई खत्म हुई थी। बीजेपी का कैंडिडेट कौन था? तो बीजेपी से शायद राकेश अंताल जी थे। अच्छा, तो क्या फाइट कैसी रही वो वाली? बीजेपी रामनगर में 1000 वोट क्रॉस करती नहीं करती थी। और उस बार भी बम बोले कि लहर में भी बीजेपी 1000 वोट क्रॉस नहीं कर पाई। तो हमने चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़के आपसे ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मन बनाया कि अब ये मेरा फील्ड कुछ हो रहा है। अच्छा, छोड़ देना, दिस इज नॉट मेंट फॉर मी। अच्छा, फिर कितने वोट मिले थे उस समय आपको? मैंने 10,000 वोट लिया। अच्छा, फर्स्ट टाइम लड़कर, फर्स्ट टाइम लड़ा। और आखिरकार व्हाट हैपेंड कि कुछ इंसिडेंट्स, कुछ इवेंट्स ऐसे हुए वहां पे, और जो विपक्षी दल था, अब नाम बार बार लेना ठीक नहीं, उन्होंने कोई ऐसे कोई टिप्पणियां मंच से जाके की, तो मैंने कहा अब तो सियासत में मैंने कहा अब तो इसको तो उखाड़ के फेंकना है, और चैलेंज किया। अच्छा। 4 के 5 वर्ष पहले, हिम्मत है तो बचा लो, तो मैं उखाड़ के फेंकूंगा इसको। और मैं बोलूंगा कि गॉड इज ग्रेट, ऊपर वाले की, फिर मतलब रामनगर से जुड़ गए आप, फिर ऊपर वाले की कृपा रही और जनता का आशीर्वाद रहा। जनता ने आशीर्वाद दिया, जनता का साथ रहा, समर्थन रहा और भरपूर प्यार रहा। फिर 8 के बाद जब चुनाव लड़ा आपने पहली बार, उसके बाद कांग्रेस में रहे? उसके बाद मैं फॉर्मली, जैसे आपने कांग्रेस ज्वाइन की, मैंने राहुल गांधी जी एक टैलेंट सर्च करते थे। तो मैं उसके उस टैलेंट सर्च में, मेरे साथ एक आईएएस ऑफिसर, अब नाम नहीं लूंगा, वो आईएएस में है, एक आईपीएस ऑफिसर, हम सब उस टैलेंट सर्च का पार्ट बने। अच्छा। और वो राहुल गांधी की राष्ट्रीय टीम में हमें जाने का उस वक्त मौका मिला। उस टैलेंट सर्च में मैंने जम्मू कश्मीर में टॉप किया, लीड किया, और उनकी टीम में 2
वो जो युवा कांग्रेस थी में उनमें 2 जिम्मेदारी मुझे करने का मौका मिला। और अल्टीमेटली फिर जब वर्ष 2014 आया तो कुछ स्थिति परिस्थिति बनी, वेव बदल रही थी। नहीं, वेव कुछ नहीं बदला, नॉट एट ऑल। वेव के साथ हम बदलने वाले लोग नहीं है। क्या कुछ स्थिति परिस्थिति थी, कहानी लंबी है। अच्छा। मुझ पे अटैक हुआ, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के बीच लोगों ने मिलकर ये सारा तमाशा पाशा किया। मैंने कहा ऐसे नहीं होगा। फिर मेरे पिताजी भी ये चुनावों से पहले की बात है, 14 के चुनाव से 2-3 महीने पहले, और एक पूरा प्लान था, पूरा कॉन्स्पिरेसी थी वो। अब बड़ी कहानी विद इन द कांग्रेस ही। हाँ, अच्छा। एक मैच फिक्सिंग हो गया था। मैं शॉर्ट आपको बोलूं, इतनी कहानी एबीसीडी सुनाऊंगा तो अच्छा नहीं रहेगा, बट मैच फिक्सिंग हो गया था कि आरएस पठानिया, रणबीर सिंह पठानिया को टिकट नहीं लेने देनी। हाँ, या नहीं जीतने। बस मैच फिक्सिंग था, ना लेने देंगे ना जीतने देंगे, दैट्स ऑल। ठीक है, नहीं, पर ऊपर वाले की कृपा रहती। मैं बंद की टिकट पहले आया और मैच गया बाद में उसके साथ साथ ही। अच्छा। हाँ, और जनता ने आशीर्वाद दिया। वहाँ का जो स्थानीय कैडर था, जो स्थानीय कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, उनका भी हमारे साथ रहा, समर्थन रहा। मेरे जो एज इंडिपेंडेंट जो लोग थे उनका भी साथ समर्थन रहा। उसके अलावा सबसे बड़ा जिसे कहते हैं जनता का आशीर्वाद रहा। और हर खित्ता ने, आप मुझे बोलेंगे कौन सा तबका, कौन सी जात, कौन सा मजहब, हर जात, हर मजहब, हर खित्ता ने रामनगर में आपकी बनाई हुई वेव का बीजेपी को फायदा मिल गया, ये भी कह सकते हैं। क्योंकि बीजेपी का बेसिक कार्डर तो था नहीं रामनगर में उतना। चले, ऐसा नहीं कह सकता, कहूंगा मैं। तो आपने मतलब अब डिसीजन मेकर, मतलब स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर है, अचानक से डिसाइड किया कि बीजेपी में जाना है, और बीजेपी ने टिकट भी ऑफर कर दी। डिसाइड किया था कि लड़ना नहीं है। जो स्थिति परिस्थिति हो गई ना, तो मैंने बनाया था कि शायद लड़ूंगा नहीं। ये बड़ा खराब हो गया, बहुत साजिश होगी, कॉन्स्पिरेसी। एक पहले 8 में ऐसा हो गया, एक वक्त 14 में दोबारा ऐसा हो, एक वक्त लगा कि आई वुड नॉट बी एबल टू स्टीयर बाय पीपल आउट ऑफ दिस। एक वक्त ये भी लगा, लेकिन जब ऐसी बात हुई, हालांकि इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं कि भारतीय जनता पार्टी से परस्पर संपर्क पिछले चंद महीनों से था, तो आखिरकार एकदम बैठ के मन बनाया यार अब नहीं लड़ना, तो एक बार इधर। प्रधान साहब, राहुल गांधी की टीम में चुना जाना, एक एडवोकेट होना जो जनता के लिए काम कर रहा है, और ऐसी बैकग्राउंड से आता है जिनके घर में शुरू से 50 सालों से फादर कांग्रेस में है, आइडियोलॉजी चेंज करने में समय लगता है? बीजेपी आकर बीजेपी के तरीके से काम करना, बीजेपी की विचारधारा को समझना। आपने अच्छा सवाल किया। लेट मी एक्सप्लेन इट इन, जिसे कहते हैं एक पूरा एक कड़ी बाई कड़ी से। मैंने कहा आपको कि मेरे फादर ने 50 वर्ष कांग्रेस के साथ जुड़े रहे। मैं मेरा वो स्टूडेंट लाइफ में जैसे वो उसका होता है स्टूडेंट विंग के NSU या उसके साथ होता है यूथ कांग्रेस, मेरा उससे पहले लगातार कोई संपर्क कांग्रेस के साथ रहा नहीं। उल्टा कहीं ना कहीं एंटीपैथी आप पूछ रहे हैं। आई वॉज ए रिलक्टेंट पॉलिटिशियन एंड आई वॉज ए रिलक्टेंट कांग्रेसमैन टू। चूंकि मेरे फादर ने उस वक्त 10वीं में पोजीशन लिया, 12वीं में फिर पोजीशन लिया, बिट्स पिलानी भेजा उनको पढ़ने के लिए, DSP लगाया पब्लिक सर्विस कमीशन ने, और उस DSP की नौकरी छोड़ के उन्होंने अपने आप को पब्लिक सर्विस के लिए ऑफर किया। और 50 वर्ष कांग्रेस में देने के बावजूद एक वो कहते हैं ना टेलीफोन एडवाइजरी कमेटी का सदस्य भी कभी उनको कांग्रेस ने कभी वही मैं आपसे ये भी पूछने वाला था कि वो टिकट जरूर दिया, लेकिन वो कॉन्स्पिरेसी किया गया कि वो टिकट देके उनको हरवाना, पहले वो सीट रिजर्व किया गया। तो कहीं ना कहीं एंटीपैथी तो थी, लेकिन मेरी आदत है और होनी भी चाहिए कि आपका जो पुराना घर हो कभी उसको बुरा नहीं कहना नहीं, अच्छा भी नहीं लगता। चले, दैट वर आल्सो गुड डेज, दीस वर आल्सो गुड डेज। मैं अपना साइकोलॉजिकली मैंने फील कर दिया जब वो अटैक बैक हुआ। मेरे पिताजी जिलाध्यक्ष थे कांग्रेस के, उनको रिमूव करके फिर वो ढोल वोल बजाना शुरू किया कुछ लोगों ने शरारती। मैंने करना, इट इज टाइम टू से गुड बाय टू कांग्रेस एंड गुड बाय टू पॉलिटिक्स आल्सो, दिस इज व्हाट आई मेंट। मैंने पत्र लिख के ऊपर कहा उनको, फिर फोन भी किया, फिर रिमाइंडर किया मुझे रिस्पॉन्ड करें, आई वांट टू टॉक टू यू। आपने एक स्थिति परिस्थिति ऐसी बना दी है कि आगे चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। रामनगर एक बड़ा टफ लेवल का कंपटीशन, अगर लड़ना है तो तब भी बताइए, नहीं लड़ना है तो तब भी बताएं, लेकिन नोबडी वाज रेडी टू टॉक। और आखिरकार मुझे याद है अब भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा राष्ट्रीय संगठन है, तो मुझे बोले, मैंने कहा अभी बात करना आप कहीं ऊपर, पहले मेरी यहाँ से नो होगा तो फिर मैं बात करूंगा। और जिस दिन टिकट का वो फैसला होना था 5 बजे मैंने कहा ये डेडलाइन मेरी खत्म हो गई। लकीली उसी दिन पार्लियामेंट्री बोर्ड का बैठक था और आई एम थैंकफुल टू भारतीय जनता पार्टी लीडरशिप, उन्होंने मुझे विश्वास जताया, विश्वास जताया मुझ पर। क्यों देंगे किसी एक आदमी को जो भी पार्टी में है ही नहीं, पार्टी का नाम ही नहीं। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और पूरे दम से ताकत से भारतीय जनता पार्टी का लीडरशिप भी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी मेरे साथ है। लगा ठीक है, पॉलिटिक्स में 19-21 रहता है और आपके विद इन द सिस्टम आपका कंपटीशन ज्यादा होता है आउटसाइड द सिस्टम, लेकिन फिर भी जो ओवरऑल मेरा अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी में 11वां वर्ष है मेरा, लेकिन बाय एंड लार्ज मुझे एक
फ्री रन और पूरा जिसे कहते हैं सपोर्ट। कितना समय लगा बीजेपी में अपने आप को ढालने में, मैंने बीजेपी कहा, की आइडियोलॉजी समझने में? मैं आपको बोलूं कि मैं मुझे पॉलिटिक्स में ढलने में भी समय लगा। वो कहते हैं हर रोज एक नए सांचे में ढलना पड़ा मुझे, अटल जी कहते हैं ना, आई वाज अ रिलक्टेंट पॉलिटिशियन मैं क्योंकि पॉलिटिक्स के लिए। मैं आपको बताऊं कि मुझे ना, मतलब मैंने जब अपना जर्नलिज्म करियर शुरू किया 2002-3 में, तो जी मैंने भी बीजेपी कवर करना शुरू किया और ये सैफरन पार्टीज। तो मुझे भी 10 साल लगा बीजेपी को समझने में। तो वो कहते हैं कि जैसे मैंने कभी शाखा ज्यादा अटेंड नहीं की है, पर सारा कुछ पता है, क्योंकि जब आप कोई कवर भी करते हो और आप तो बीच में थे पार्टी के, तो चीजों को, पर एक चीज देखा कि बाकी राजनीतिक पार्टियों से डिफरेंट है, सिस्टम बहुत डिफरेंट है, डिसिप्लिन, काम करने का तरीका, इवन मीटिंग्स का तरीका भी इनका, हर चीज बहुत डिफरेंट तरीके से और बड़ा संयोजक तरीके से प्लानिंग से चीजें होती हैं। तो आपको 2 4 5 साल तो लगे होंगे, पहला टर्म तो एमएलए का लगा होगा पूरा समझने में। संघ प्रवेश तो हमारा पहले का था। तो तो संघ की कार्यशाला शाखा में आना जाना बीच में हमारे वहां जब हाँ। लगती थी, तो वो थोड़ा समझते कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन तो था कि यार ये क्या लोग हैं। पहले तो सुनने में आता था यार कि ये संघ है, ये शायद कोई कोई वैसे बहुत सारे कांग्रेस के वर्कर भी शाखा में जाते हैं आरएसएस की, ये मैंने देखा है। मैंने आपको कहा कि मैं एनकार्डेड कोई कांग्रेस का प्रोडक्ट नहीं था नहीं, वैसे ऐसे कह रहा हूँ आपको, मैं एनकार्डेड कोई प्रोडक्ट बहुत नहीं सारे था। मैंने देखा है तो जो हमारे कांग्रेस में होते। हाँ। जहाँ हमारा वो निवास स्थान था, वो वहां पे संघ की एक्टिविटी बड़ी भरपूर चलती थी। हमारे घर के सामने थे कुछ मित्र। आपका रामनगर टाउन में ही घर है? नहीं, मेरा मैं जम्मू चूंकि पला बड़ा, अच्छा, यहाँ वाला घर, यहाँ वाला घर करे, ओके। रेजिडेंसी रोड पे हमारा जो हाँ। घर था वहाँ। तो वहां पे एक तो हमारे चौक पे भी लगी, हमारे घर के सामने भी लगी, तो हमने भी जाके वहाँ खड़े हो जाना, तो प्रणाम करके तो फिर वो सीखना वहाँ जाके, और पूरा वो जो उसकी जितनी भी जो भाषा परिभाषा जो संदेश है, तो वो पूरा करना हमें बैठ के। तो वो तो पहले से एक थोड़ा सा एक एक्लेमेटाइजेशन था कि ये है क्या है, थोड़ा सा आइडिया तो था। उधमपुर ईस्ट से भी एक सवाल है कि उधमपुर ईस्ट में भी जब आपको अभी टिकट मिली तो बड़ा सारा विद्रोह हुआ, इवन पार्टी के एक बड़े नेता ने पार्टी तक छोड़ दी, इंडिपेंडेंट लड़ लिया। मतलब आपने कोशिश की उनसे बात करने की कि भाई अब मुझे टिकट मिल गई है तो आप मेरे साथ रहिए, आप ही पुराने नेता हैं? देखिए, एक कॉन्स्पिरेसी एक हैच की गई, और उस कॉन्स्पिरेसी हैच में जो मेरे पुराने प्रतिद्वंदी थे या कुछ और भी लोग जिनको कोई होता है ना एक नेगेटिव नकारात्मक, तो हर इलेक्शन में आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज रही हैं। 4 5 नेगेटिव ताकतों ने कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश की। मुझे खेद है, उन्होंने अपने आप को स्पॉइल किया, जिनका आप नाम कर रहे हैं, बड़े नेता का नाम भी क्यों लेना उनका, लेकिन चलो नाम लेके चर्चा में। मतलब कहने की बात यह है कि एक मतलब बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में यही था कि 2 या 3 नाम चल रहे थे, ये तो था। बीजेपी में तो इस समय, क्योंकि इस इलेक्शन में मैंने देखा कि जब तक लिस्ट नहीं आती थी बहुत सारे नाम होते थे, मगर 2 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज ही ऐसी हैं जहां पर ये देखने को मिला कि मुझे लगता है शायद यही एक कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी थी जिसमें कि एक नेता ने बिल्कुल चुनाव लड़ने का ही फैसला किया और लड़ भी लिया, फिर फाइट भी दी और पार्टी ने भी उन्हें फिर बाहर किया। तो थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि एक जैसे मन खट्टा हो जाता है कि यार अगर सारे लोग साथ करके जीते तो अब फिर भी। तो आपको क्या फील हुआ, आप क्या सोचते हो उस समय? मैंने कहा कि इट वाज अ पार्ट ऑफ ए कॉन्स्पिरेसी, कुछ लोग इसका शिकार हुए। वो कोई अंदर से थे जो कॉन्स्पिरेसी करने वाले पार्टी के, या बाहर से? हर जगह से थे उसमें। तो उनके साथ भी कुछ कार्यकर्ता थे। टिकट के 1 दिन पहले 2 दिन पहले आप लोग कह रहे हो जिसको टिकट मिलेगी हम उसका साथ देंगे। मुझे याद है जिस दिन ये घोषणा हुई तो मैं उनके घर था। अच्छा। जिस दिन सुबह घोषणा हुई, मैं उनका एक प्राइवेट फंक्शन था तो मैं तो वहां था। मैं उनके सब परिवार के साथ मिला। अभी किसी को पता नहीं था क्या होना है क्या नहीं होना। तो मेरे लिए भी कितना मुश्किल था रेगल आउट करना कि मैं उनके घर में हूँ, सभी को बड़ों को नमस्कार प्रणाम सबके साथ सेल्फी वेल्फी करके मैं 2 घंटे रुका हुआ। और उनके कार्यकर्ता बंधु भी यहाँ थे, तो लोगों को भी लगा यार कि अच्छा पैच वर्क है, तो कम से कम मन खुला रहना चाहिए। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का सपोर्ट मिला आपको पूरा? बिल्कुल मिला, जनता को मिला, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिला। हाँ, एक माहौल बनाने की कोशिश की गई वहां पे, जैसे आपने कहा कुछ लोगों का रेजिग्नेशन भी किया, कुछ लोगों ने बगावत भी की, और कुछ लोग जो पार्टी के पदों पे थे, कुछ लोग जो पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े थे और जीते थे, तो उन लोगों ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से एक तमाशा करने की कोशिश की। ये एक कहीं ना कहीं एक आपने कहा शॉकिंग भी रहा, कहीं ना कहीं डैम्पनर भी रहा है, लेकिन जनता जो है सब जानती है। नेता को लगता है कि मैं जो बोलूंगा वही सच है, और जनता को कुछ पता नहीं, जनता सबका एक रिकॉर्ड बना रही होती है। तो डुप्लिसिटी, दोगलापन, और ये 2 बातें करना, अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक चलना,
वो चित भी मेरी और पट भी मेरी, मैं बड़ा होशियार हूँ, मैं बड़ा स्मार्ट हूँ, मैं घोड़े की तरह आंख बंद कर लेता हूँ तो मैं किसी को दिखा नहीं, बात बनती नहीं है। लेकिन आज नकारात्मक, और हमेशा मैं बार बार, मैं चुनाव में भी कहा था कि नकारात्मक नेगेटिव ताकतें दिखाई नहीं देंगी, इनको ढूंढने से नहीं मिलेंगी यहाँ पे, और खास यही हुआ। आज आज पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में कहीं नहीं है, आज वो सोशल मीडिया पे कहीं पोस्ट वोस्ट बकवास करना, और इसके अलावा कुछ नहीं इनका। शुरू से आपके साथ ये जो आपने कहा कि प्रतिद्वंदी रहे, मतलब आपके एंटी लोग रहे, चाहे आपने एक 3 टाइम एमएलए के खिलाफ जबरदस्त तरीके से जीत हासिल की 14 में, या आपने अभी 25 में एक अच्छी जीत हासिल की। हर्षदेव की अगर हम बात करें, आप आज उनकी पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं? आज जैसे अभी उन्होंने 2 दिन पहले ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ कहीं उनकी कोई हाथापाई हुई है, आपके भी शायद सुनने में आया होगा, एक एफआईआर लगाई, अभी नगरोटा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको लगता है कि मतलब उनकी पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हो, क्योंकि आप भी वहां से उनको हरा के आए थे, इसलिए आपसे सवाल बनता है। देखिए, मैंने नीतिगत एक पॉलिसी बेसिस पे उनके विरुद्ध एक चुनाव लड़ा था। उनका जो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स था, मैंने जनता में जाके दूर दराज पहाड़ों क्षेत्रों में, दर्रों में, ऊपर गांव में जाके उसको एक्सप्लेन किया कि दिस ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स शुड नॉट वर्क, और इस ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स को एंड करना इसका जरूरी है, और लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया। एक मनी और मसल पावर का एक बहुत बड़ा माहौल था रामनगर में, जनता ने बस्ट किया ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ। कोई एक आदमी मुझे बता दे पूरे रामनगर से कि जात पात नोट मनी मसल पावर के नाम पे हमने कभी, सेम हैपेंड दिस टाइम आल्सो। इस बार तो मनी मसल पावर ने एक सैंड माफिया, टिम्बर माफिया और लैंड माफिया के विरुद्ध मैंने चुनाव लड़ा, और इस माफिया ने एक माहौल बनाने की कोशिश की उधमपुर में। बड़े अफसोस की बात है, बड़ी विडंबना है कि माफिया अब चुनाव लड़ेगा, और माफिया एक तो चोरी भी करेगा, ऊपर से सीना चोरी करेगा, ये तो बनेगा नहीं। अब आप चुनाव जीत गए हैं, उन माफियाज के खिलाफ एक्शन होंगे, या आप उसके लिए माफिया कोर्ट के थ्रू या सरकार के थ्रू काम कर रहे हैं? मैंने आपके माध्यम से भी मैसेज दे दूं कि ये माफिया दिखाई नहीं देगा उधमपुर में। इनको रातों की नींद इनकी हराम हो गई है, और इनका माफिया वाले कामों पे भी काफी हद तक अंकुश लग गया। लेकिन जब तक ये माफिया बिल्कुल नेस्तानाबूद है, मुझे पर्सनल किसी के साथ कुछ नहीं। मैं रामनगर भी जीता, मैंने सबको कहा जिन्होंने मेरे विरुद्ध चुनाव लड़ा, जिन्होंने मुझे गाली दी, गलोच दिया, या मनी मसल पावर यूज किया, मुझे आई डोंट हैव एनीथिंग पर्सनल अगेंस्ट यू एनीबॉडी। चुनाव खत्म हो गया, मैं जीत गया, ऑल इज वेल। लेकिन ये काम काज अपने छोड़ दीजिए, उल्टे काम। क्योंकि जनता को ये नहीं कि चुनाव से पहले एक बात और चुनाव के बाद एक और बात, तो तब तक तो संघर्ष तो जारी रहेगा, सफाई तो करनी। अभी थोड़ा सा असेंबली पे आते हैं। असेंबली चल रही है, आपने बड़े सारे मुद्दे भी उठाए और जोरदार तरीके से आपने सरकार का मतलब अपोज भी किया। अभी कुछ दिन बाकी हैं, 4 दिन के, जिसमें बिल्स और रेजोल्यूशंस आएंगे। दोबारा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ एमएलए, हमारी बात भी हुई थी, स्टेटहुड को लेकर कुछ रेजोल्यूशन ला रहे हैं, तो उसको बीजेपी सपोर्ट करेगी स्टेटहुड के रेजोल्यूशंस को, या उसको भी अपोज करेगी? देखिए, ऐसी बात जिसकी भारत के आईन में, संविधान में, या कानूनी पद्धति में, या इवन कॉमन सेंस पर जिसका कोई बेसिस नहीं, तो उसको सपोर्ट करने का मतलब कोई नहीं होता। वेरी सिंपल। जहां तक स्टेटहुड की मांग है, मैंने बार बार कहा कि जम्मू कश्मीर रियासत था और रियासत ही रहेगा। इस स्टेटहुड के लिए संसद के पटल से प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बार बार दोहराया, चेताया। अब आप उस स्टेट पे रेजोल्यूशन डाल के आप व्हाट डू यू वांट टू प्रूव? जिस पार्लियामेंट ने कानून पास करके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एक पास बनाया है, उस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत हमारा विधानसभा चुनाव हुआ। ये विधानसभा बनी है पार्लियामेंट के कानून के मुताबिक, तो अब हम उसी पार्लियामेंट को चेताएंगे कि रेजोल्यूशन पास करके। दैट्स नॉट द केस। तो आपको लगता है स्टेटहुड के रेजोल्यूशन को भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए? देखिए, स्टेटहुड की मांग को सपोर्ट है हमारा, सपोर्ट क्या, बल्कि स्टेटहुड मांग क्या, हमारा कमिटमेंट है। मांग भी क्या हो गया, दिस इज आवर कमिटमेंट। किन्हीं कारणों से जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया है, और उन्हीं कारणों के चलते मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर में रक्षा और सुरक्षा की स्थिति सुधरी, जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार रुका, जम्मू कश्मीर में पारदर्शिता काम करने के तरीकों में आई, जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड टूरिज्म आया, जम्मू कश्मीर में फिल्म का एक नया टूरिज्म, उसका एक नया एक स्वरूप आप सबको देखने को मिला। जम्मू कश्मीर में आपका एक रिकॉर्ड नंबर ऑफ टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आया। तो ये एक भारत सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल से जम्मू कश्मीर में थोड़ा नहीं बोलूंगा, काफी सारा बदलाव जम्मू कश्मीर में आया। रणबीर जी, आज भी हालात इतने बेहतर हैं नहीं। टेररिज्म जम्मू में अब ज्यादा हो गया है, पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा करवा रहा है। डज नॉट मैटर। मेरी विधानसभा में मूवमेंट हो रही है आज, जो कल का ऑपरेशन चल रहा है। देखिए,
लोकल जो टेररिस्ट है, ये मानना पड़ेगा आपको सबको, सबसे बड़ी बात है कि पत्थरबाजी बंद है। दूसरा जो लोकल रिक्रूटमेंट है वो बिल्कुल कम है। कहीं ना कहीं हर एक के अंदर खाते में ये एक धारणा पक्की घर कर गई है कि जम्मू कश्मीर अब कम से कम भारत का अटूट अंग है। अब इसमें कोई वो संशय वाली बात नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन की बात चलती थी, कभी मुशर्रफ फार्मूला की बात चलती थी, कभी वो डबल करेंसी है किसकी बात चलती है, सबके दिमाग अगर में हम हालातों की बात करें फिर तो अभी उतने हालात सही नहीं है जैसे आप कहते हैं हालात सही होंगे तो स्टेटहुड आएगा, फिर तो इसका मतलब कुछ समय लग सकता है, कुछ साल भी लग सकते हैं। देखिए समय तो लगेगा, मुझे लगता है ये जो एक जिहादी माइंडसेट वाले लोग हैं, ये फॉरेनर्स हैं, और ये हमारा पड़ोसी मुल्क बार बार पोषण करके यहाँ पे हालात खराब करने की कोशिश करें। जब भी ये आए इनको सरंजाम तक पहुंचाएंगे, और ये भी जो है जो 10, 20, 30, 50 जो घूम रहे हैं, ये भी अपने सरंजाम तक पहुंचेंगे, दोबारा आएंगे, दोबारा पहुंचेंगे। बाय लार्ज एक सेंस ऑफ पीस जम्मू कश्मीर में है। उमर अब्दुल्ला सरकार को कैसे देखते हैं आप? हालांकि अभी 6 महीने हो गए, फिर भी उनका कामकाज कैसा लग रहा है आपको कि कुछ जनता के लिए कुछ हो रहा है? जैसे आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखें, क्या काम हो रहे हैं सड़कों के, पानी, बिजली, या फिर सिर्फ जो वादे किए थे बस वो कागजों में? उमर साहब की सरकार, आई हैव ग्रेट रिगार्ड्स फॉर उमर साहब। एक मैंडेट को रिप्रेजेंट करते हैं, एक विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनका भी रोल है जम्मू कश्मीर में। बोलूं उन्होंने कहा ही कुछ नहीं, सब हमारा, ऐसा नहीं है, एवरीबॉडी हैज अ रोल टू प्ले। बट जहां तक सरकार की वर्किंग का पार्ट है, मुझे लगता है कि दे आर ऑल पुलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ये अभी तक जमीन पे समझ ही नहीं पा रहे कि हमारी सरकार है, हमारा हुकूमत है, जो करना हमें ही करना है। एक लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ के सब विभाग इनके पास है। विधानसभा में 3 बारी विषय उठाया, भाई मेरे उधमपुर में मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं है, क्या जब रियासत आएगी तभी लगेगा क्या? अब सुना कल किसी का ऑर्डर, वो भी इन एडिशन टू किसी को इंचार्ज करके भेजा है। अच्छा, इंस्टीट्यूट्स ऑफ लर्निंग कभी इंचार्ज से कभी चलते हैं क्या? मतलब काम कर नहीं पा रहे। देखिए दैट्स द पॉइंट। अब नया एक फ्लैश पॉइंट आ गया, वो कह रहे जी ऑफिसर हमने ला रहे, तुमने क्या लगाना, जो लगा उससे काम करो। मैं 14 में बना, मैंने कभी नहीं कहा रामनगर में इस अफसर को बदलो, में आया तो इसमें ऐसे काम होगा। जो है उनसे कहा अफसर तो अफसर ही होगा ना, ए नहीं होगा, बी होगा, बी नहीं होगा, सी होगा। मुझे तो कोई बैठाएगा नहीं इस कुर्सी पे, ये मेरे कार्यकर्ताओं को कोई बैठाएगा नहीं वहां। मतलब उनको चाहिए कि आपको लगता है जैसे अभी एक 48 के एएस ऑफिसर ट्रांसफर हुए थे तो उससे भी नाराजगी दिख रही थी एनसी कांग्रेस अलायंस में कि पूछ के नहीं लगाए गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ऑर्डर से चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ड्यूल पावर सिस्टम जो उमर साहब कहते हैं, शायद उनको यही लग रहा है। मेरा एक अनुरोध और एक एडवाइस है उनको कि जो उनके पास है कम से कम पहले उसको तो खर्च करें, उसको तो पुट इनटू प्ले करें। ये बार बार करना स्टेट नहीं है, आधी पावर है, ड्यूअल कंट्रोल है, गवर्नर ये करता है, गवर्नर वो करता है, आपको क्या लेना देना उससे? वो भी ठीक हो जाएगा। चल पाएगी सरकार पूरे 5 साल? लंबा ये इस तरीके से अभी तक तो चल नहीं पाएगी। अभी तक तो दे आर पुलिंग इन सेपरेट डायरेक्शंस, डिफरेंट डायरेक्शंस, विजनलेस, एजेंडालेस, डायरेक्शनलेस। इस सरकार का काम का जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है आम आदमी को, और कहीं ना कहीं आम आदमी डिमोरलाइज और डिप्रेस हुआ है। 6 महीने ही आपने देखा होगा सेक्रेटेरिएट का घेराव, कभी डेली बेजर, कभी फायर ब्रिगेड, कभी ये कभी वो। 200 यूनिट बिजली, 200 यूनिट बिजली, 200 यूनिट बिजली तो दी नहीं आपने, और उसमें भी बीपीएल कर दिया कि आप सिर्फ बीपीएल को दे रहे हैं, सिर्फ एएवाई को देंगे। हाँ। और उस पहले एएवाई है कितना, उस एएवाई को देंगे जो पीएम सूर्य घर बिजली का प्लांट जिसने लगाया। अरे भाई पहले एएवाई वाला सूर्य घर बिजली का पहले तो फॉर्मेलिटीज ही इतनी ज्यादा है कि उसको प्लांट कहां से लाएगा? अगर वो प्लांट लगाएगा तो फिर तो उसकी बिजली इतनी नहीं होगी जिसका यूनिट आएगा। पीएम सूर्य घर बिजली का जिसने प्लांट लगा दिया, जिसको किस्त लग गया, जिसको इंस्टॉलमेंट लग गया, उसको तो बिल ही नहीं आना। उसको तो उल्टा 10, 20, 30, 50 रुपए सरकार से जो एडिशनल बिजली उसकी ग्रिड में जाएगी वापस, उसको तो उल्टा कमाई होनी है उससे। तो इसका मतलब है कि 5 साल सरकार अगर नहीं चल पाई तो कहीं ना कहीं बीजेपी एनसी अलायंस के चांस बनते देख रहे हैं आप आगे? मेरा टिप्पणी करना इस पे ठीक नहीं होगा। एक विधायक कर सकते हैं क्योंकि अभी ना आप भी सदस्य हैं, अभी ना कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति है, अभी तो ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति है नहीं। तो मुझे लगता है कि कल को कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति बने तो उपयुक्त लेवल पे और उपयुक्त तरीके से इसको देखा जाएगा, इसे एग्जामिन किया जाएगा। चलिए अब आखिर में 1-2 सवाल फिर वापस थोड़ा पर्सनल उस पर करते हैं कि पठानिया साहब बहुत यंग एज में दूसरी बार विधायक बन गए। एक पॉलिटिकल डिजायर होता है हर आदमी का जब वो पॉलिटिक्स में आता है। अगला पॉलिटिकल डिजायर क्या है, कहाँ तक? अभी बहुत लंबी उम्र है। मैंने कहा आपको कि प्रैक्टिस में भी था कि किसी का कुछ कर पाऊं, ये सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन रहती है। पर्सनल लाइफ कोई होती नहीं पॉलिटिशियन की,
मेरी बेटी आपने देखी अभी बैठी थी, बैठ के चली गई, मैं बात ही नहीं कर पाया उससे। तो उसको मुझसे कुछ बात फैमिली भी कई बार बोर फील करती है कि ये अपने कामों में लगे रहते हैं, तंग फील करती है, परिवार अपना पर्सनल लाइफ कुछ नहीं समय दे पाते हैं आप? एब्सोल्युटली नॉट। मैं अब वर्कर कोलिक आदमी हूँ, तो 6 दिन के बाद घर आता हूँ, 7 दिन के बाद घर आता हूँ, घर भी नए काम। आपकी वाइफ भी शायद डीडीसी है? हाँ, मेरी वाइफ भी। तो वो भी पॉलिटिक्स में आई, ये आपका चॉइस थी या उनकी चॉइस थी? एब्सोल्युटली नॉट, ना उनका उसकी ना मेरी। अच्छा, एक मैटर ऑफ इंसिडेंस था, जस्ट कोइंसिडेंस। और उसी कोइंसिडेंस के ना उसने सोचा कभी वो आएगी, ना मैंने सोचा मैं कभी इसको लाऊंगा। एक सीट से हमारे पुराने प्रतिद्वंदी उनकी श्रीमती जी लड़ना चाहती थी, तो पार्टी ने कहा जी आपको भी इसको उतारना, मुकाबले का कैंडिडेट देना। तो मैंने कहा उतरेगी, फिर कौन सी बात है उसमें। मुकाबला हुआ, कड़ा मुकाबला हुआ, और जनता के आशीर्वाद के साथ हम जीत के आए। अभी वो उपाध्यक्ष है उधमपुर से। अच्छा, और तो मतलब दोनों पॉलिटिकल लाइफ में आ गए हैं आप। आप तो पहले से थे, वो भी आ गई है, तो अब ऐसे ही चल रहा है जी। प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो भी अपनी पॉलिटिकल एंजॉय कर रहे हैं वैसे पॉलिटिकल लाइफ को अपने। ये एक अपना एक स्टाइल है कि आपने कभी चीजें हो जाती हैं, वो कहते हैं कि आई लेस हैपन टू द थिंग्स एंड थिंग्स हैपन टू मी कुछ चीजें हमारे मोर कैजुअली। लेकिन खुश रहना चाहिए, उसमें गॉड्स का ग्रेस है। मैं पिछले दिनों भी बात कर रहा था, मैं दिल्ली था, तो वहां जामा मस्जिद के बाहर वो कोई आगे मोदी ऐसे मोदी वैसे उल्टी सीधी अभद्र किसी ने बात की। मैंने कहा मुझे बताइए, कुरान में लिखा गया है कि अल्लाह की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो क्या अल्लाह की मर्जी के बिना मोदी जी प्रधानमंत्री हैं क्या? कहते नहीं। अल्लाह की मर्जी के बिना योगी जी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं? कहते नहीं। तो आप क्यों अपना समय जाया करते हो और अल्लाह की मर्जी को क्यों चैलेंज करते हैं? दिस इज द गॉड्स ग्रेस, व्हाटसोएवर हैपेंस, गुड और बैड, दिस इज द गॉड्स ग्रेस। आप जितनी सहजता से, जितनी सरलता से, जितनी स्पष्टता से आप उसको अपने मन में उतारें, और जैसे आपने कहा कि उसको एंजॉय करें, उसको सेलिब्रेट करें। वो गीता में भी कहा है कि एक तो पास्ट है जो हो गया है, एक फ्यूचर है जिसको भी आना है, लेकिन आप अपने प्रेजेंट में तो कम से कम जियो। तो अपने प्रेजेंट में जीना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और हर एक ही, वो फिर दोबारा आऊंगा कि गीता का ही एक स्पेसिफिक जिसे कहते हैं, एक स्पष्ट उसमें एक शब्द जिसमें इस्तेमाल किया गया कि त्रिगुणितता, कि सात्विक, तामसिक, और इन सब के साथ साथ सात्विक तमस के साथ सात्विक क्या है, तमस क्या है, और राजस क्या है, इन तीनों के साथ बराबर हर चीज को एक मात्र तरीके से लिया जाए। और इसे ही कहते हैं खुशी में भी इतना एक्साइट ना हो और दुख में भी इतना दुखी ना हो, टेम्परेट तरीके से लाइफ जी जाए। जैसा मैंने आपका पॉलिटिकल लाइफ देखी है, जैसा आपके बारे में सुना था कि बहुत गुस्सा बहुत आता है आपको, पर मैंने देखा इंटरव्यू करके कि आप धार्मिक चीजें, वो काफी ज्ञान वाली बातें करते हैं, तो वो मतलब वो एक अलग पर्सनालिटी है जो रहती है, या नेचर से कैसे है? मतलब देखिए, स्पिरिचुअलिटी इज द एसेंस एंड एडिफाइस, और ये हमेशा अपनी एग्जिस्टेंस है। और मैंने कहा कि हर दिन एक नया डिबेट, कि अपने आप को एक्सप्लोर करना, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना, और वर्ल्ड की डेली एक्टिविटीज को एक्सप्लोर करना कि ये क्या बात है, और उसके एक हर बात के नेचुरल और सुपर नेचुरल कॉज के पीछे जाना। तो ये एक इंसाइट तो कम से कम रहता है। गुस्सा वाकई बहुत आता है जब अपने तरीके से चीजें, कई बार आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाता हूँ। विष्णु भगवान तो हूँ नहीं, मनुष्य हूँ, गलतियां भी करता हूँ, और कई बारी फिर पछतावा होता है कि केवल गलत भी गुस्सा कर दिया, बोल भी देता हूँ अगले को, सॉरी मैंने गलत बोल दिया कहीं। तो बड़ी बार बोलता हूँ, अपने आप को क्लेम करता हूँ, मानता हूँ। और कोई आम आदमी, सड़क पे खड़ा आम आदमी, उससे भी सॉरी बोल लेता हूँ कभी, तो वो गिल्ट रह जाता है कई बारी। लेकिन पर्सनल कभी नहीं होता, और अनवांटेड कभी नहीं, किसी विषय के लिए होता है। भाई आपको एक काम बताया था तो वो अभी तक हुआ नहीं, आप इन लोगों को खज्जल कर रहे हैं, लोगों को भगा रहे हैं, लोगों को दौड़ा रहे हैं, तो उसी के पीछे कभी ना कभी बात ठन जाती है। और कहीं ना कहीं एक, वो मैंने कहा कि इनर एक अपना एक प्रोपेंसिटी है कि जब एक काम करने की एक सेट विधि है, तो वो सेट विधि से चलना चाहिए, और उस सेट विधि से आगे पीछे जाए तो गुस्सा वाकई आता है। चलिए फनी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत मजा आया, आपसे बात करके बहुत मजा लगा। तो स्ट्रेट ड्राइव में आरएस पठानिया, एमएलए उधमपुर ईस्ट बीजेपी से, वाकई में हमने सीधे सवाल किए और जवाब भी सीधे आए और अच्छा बेहतर खेले। तो उम्मीद है आपको भी अच्छा लगेगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक, फॉलो, शेयर करिए। अगले एपिसोड में किसी और पर्सनालिटी के साथ। धन्यवाद।